प्रिय छात्रों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं और समझते हैं इन सभी को। तो कक्षा 7 में अध्याय 1 पढ़ते हैं, पादपों में पोषण। तो पादपों में पोषण का मतलब क्या है इधर? जैसे हम लोग खाना खाते हैं, है ना। हम जैसे देखो, सभी प्रत्येक जीव जिंदा रहने के लिए, अपने शरीर को काम करने के लिए, विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है ना। तो हम भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? या तो हम लोग जंतु से प्राप्त करते हैं भोजन, या हम लोग पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं, है ना। तो वही अपना पोषण कहलाएगा। लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना पोषण कहाँ से प्राप्त करते हैं? आइए हम इनके बारे में जानेंगे, क्योंकि कक्षा 6 में आपने पढ़ चुका है कि हम भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, है ना। अब अध्याय 7 में हम देखेंगे कि पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं अध्याय नंबर 1 को और पढ़ते हैं, समझते हैं सभी चीज़ों को। तो देखो क्या लिखा है। कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण खनिज भोजन के घटक हैं। भोजन की ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं तथा इन्हें पोषक तत्व कहते हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। वे पादपों तथा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से पौधों पर ही निर्भर करते हैं। मतलब इसका ये कह रहा है कि जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब पेड़ पौधे के अलावे जो आप जितने भी जीव देखते हो, चाहे गाय हो, चाहे बैल हो, चाहे शेर हो, चाहे हिरण हो, चाहे इवन हम इंसान ही क्यों ना हो, हम अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं। जैसे अगर हम हैं तो हम पेड़ों पर निर्भर रहते हैं भोजन के लिए, है ना। फिर फल वगैरह, गेहूँ वगैरह से आटा वगैरह खाएं, फिर चावल वगैरह, है ना। ये सब पेड़ पौधे से या फिर जंतु से प्राप्त किए। अब ये सोचिए कि जो जंतु अपन खाते हैं या फिर जो जंतु दूसरे जीव को खाते हैं, है ना। जैसे शेर हो गया, भले ही वह शेर मांसाहारी है, यानी कि भले ही शेर फल वाल नहीं खा रहा, लेकिन वह इनडायरेक्ट रूप से, मतलब कि भले ही सीधे रूप से वह पेड़ को नहीं खा रहा, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से वह खा ही रहा, पेड़ से एनर्जी ले रहा है। कैसे? मान चलो हिरण, शेर को किसने खाया? हिरण को किसने खाया? शेर ने खाया। और हिरण ने क्या खाया था? पत्ती वगैरह खाई थी ना। तो जो पत्ती वगैरह से जो एनर्जी मिली हिरण को, और जब हिरण को शेर ने खाया तो शेर को एनर्जी मिल गई। तो भले ही डायरेक्ट शेर ने पेड़ पौधे से भोजन प्राप्त, मतलब पोषण प्राप्त नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं पेड़ पौधों से ही तो उसको एनर्जी मिली है। किसके जरिए? हिरण के जरिए, या फिर जो अन्य जानवर है उसके जरिए, है ना। तो मुख्य स्रोत क्या है? पादप ही है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या चाहे परोक्ष रूप से, चाहे डायरेक्ट या चाहे इनडायरेक्ट, है ना। तो हम जैसे बकरी वगैरह हैं तो पेड़ पौधे से डायरेक्ट एनर्जी लेती हैं, खाना खाती हैं, उनका पत्ती खाती हैं। और जो शेर वगैरह हैं तो इनडायरेक्ट, यानी कि उनको खा करके, किनको? बकरी वगैरह को या फिर हिरण वगैरह को खा करके, है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, बूझो जानना चाहता है कि पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं, है ना। बूझो आप सोच रहा कि अरे यार, ये पादप जो है कैसे बनाता होगा भोजन। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। और थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, हाँ इतने में दिख रहा है सबको, हाँ। तो पादपों में पोषण विधि को देखते हैं। देखो, केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। यानी कि इसका मतलब यह कह रहा है कि केवल पेड़ पौधे ही ऐसे जीव हैं जो कि अपना भोजन पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और पोषक तत्व, यानी कि मिट्टी में जो खनिज लवण होते हैं उनका उपयोग करके बनाता है। लेकिन साथ में और क्या चाहिए पेड़ पौधे को? क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश, है ना। तो चलिए आगे बाकी सब लिखा है और देखते हैं आगे क्या लिखा है। हाँ, पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा
क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उनके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। यानी कि जो हम पोषक तत्व या फिर कोई भी जीव पोषक तत्व प्राप्त करता है, यानी कि भोजन ग्रहण करता है या फिर पोषक तत्व उसको प्राप्त होता है, तो पोषक तत्व को करता क्या है? तो वह पोषक तत्व उसके जीवन की, यानी कि किसी भी जीव की जीवन के लिए पोषक तत्व आवश्यक होता है, जो कि उसके विभिन्न कार्य को संपादित करेगा। जैसे अगर मनुष्यों का देख ले, यानी कि इंसान वगैरह का या फिर किसी भी जीव का, जब वह पोषक तत्व ग्रहण करेगा उसके अंदर एनर्जी आ जाएगी, मतलब ऊर्जा रहेगी। और जब ऊर्जा रहेगी तो वह विभिन्न प्रकार के कार्य करेगा ना। और जो पोषक तत्व रहते हैं, तो जैसे पाचन वगैरह होता है ना, तो इनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो पोषक तत्व इनका भी काम कर देगी, पाचन वगैरह, श्वसन वगैरह, है ना, दौड़ने फिरने में, चलने फिरने में, वृद्धि करने में। कहीं चोट वगैरह लग गया तो उस जो घाव भर जाता है ना, तो कैसे भर जाता है? क्योंकि पोषक तत्व अपने ग्रहण कर रखा है। तो जब पोषक तत्व ग्रहण कर रखा है तो हमारे विभिन्न प्रकार के अंगों में वह पोषक तत्व जाता है और सिग्नल पहुंचाता है कि यहाँ पास डैमेज हो गया है, ये भाग क्षतिग्रस्त हो गया है, तो जल्दी जल्दी को उसका विभाजन करा करके उसको भर देगी घाव को। चलिए और देखते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें सजीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषण कहलाती है। मतलब कि ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं स्वपोषण कहलाता है। यानी कि जो जीव अपना भोजन खुद बना लेना तो स्वयं पोषी कहलाएंगे, है ना। तो यही तो लिखा है, वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन खुद से बना लेते हैं वह विधि क्या कहलाएगी? स्वपोषण कहलाएगी। अतः इन जीवों को हम क्या बोलेंगे? स्वपोषी जीव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इधर पास लिखा ना, ऐसे पादपों को स्वपोषी बोलेंगे, क्योंकि पादप ही तो केवल अपना भोजन बना पा रहे हैं। हाँ, और देखिए, जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण एवं करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। मतलब कि पादप के अलावा जितने भी जीव हैं जो कि अपना भोजन स्वयं नहीं बना रहे हैं, जो कि अपने पोषण के लिए पेड़ पौधों पर आधारित हैं, यानी कि अपना भोजन नहीं बना रहे हैं, तो उनको क्या बोलेंगे अपन लोग? विषमपोषी। तो हम भी क्या हैं? विषमपोषी हैं, है ना। अब देखो पहली क्या बोल रही है। पहली जानना चाहती है कि पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन क्यों नहीं बना सकता। तो पहली सोच रहे कि अरे यार, पेड़ पौधे अपना भोजन बना ले रहे हैं पानी का उपयोग करके, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके, लेकिन हम लोग कहीं नहीं बना पा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं क्यों नहीं बना पा रहे हैं, है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है पहले जी का। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ हैं? क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है अथवा केवल कुछ विशेष भागों में? पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं? खाद्य फैक्ट्रियों तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है? तो यानी कि अब हम ये इसके बारे में जानेंगे कि जो पेड़ पौधे हैं ये अपना भोजन कहाँ बनाते हैं, है ना। इसके बारे में अपन लोग जानेंगे और फिर ये ऐसे क्या क्या चीज़ का उपयोग करके अपना भोजन बना लेते हैं और क्या क्या चीज़ होना चाहिए जो कि पेड़ पौधे बना ले रहे हैं अपना भोजन, तो उसी चीज़ के बारे में अपन लोग जानेंगे, है ना। कच्ची सामग्री मतलब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब पोषक तत्व जो मिट्टी में रहते हैं, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण। पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम, मतलब कि भोजन बनाने की प्रक्रिया को थोड़ा देखेंगे। हाँ, तो पत्तियाँ पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ हैं। तो आपको याद रहना चाहिए, कोई पूछेगा कि खाद्य पौधों की, चाहे पादप को क्या बोलते हैं? पौधों। पेड़ पौधों मतलब पादप। तो कोई ये बोलेगा कि पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ किसे कहते हैं, तो आप लोग बोलेंगे पत्तियों को। क्या बोलेंगे? पत्तियों को। बिल्कुल ओके, आगे बढ़ते हैं। पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण उनकी पत्तियों में होता है, अतः सभी कच्चे पदार्थ उन तक पहुंचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज, जड़ यानी कि मूल चाहे बोल दो चाहे जड़ बोल दो, हाँ, उपस्थित जल एवं
खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो कच्ची मतलब विभिन्न प्रकार के जो कच्चे पदार्थ है ना, वो कहाँ तक पहुंचने चाहिए? पत्तियों तक, क्योंकि पत्तियाँ क्या है, भोजन बनाने में बहुत सहायता करती हैं, है ना। तो पत्तियों तक जल भी जाना चाहिए, पोषक तत्व भी जाना चाहिए और खनिज लवण वगैरह, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जाना चाहिए, और साथ ही सूर्य का प्रकाश भी पत्तियों तक जाना चाहिए। ठीक, अब देखो बूझो क्या बोल रहा है। बूझो जानना चाहता है कि जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुँचते हैं। थोड़ा इसको भी हम चर्चित करेंगे, क्योंकि जो आखिर पत्ती तक जल कैसे जाता होगा? मिट्टी में जल रहता है ना, और पोषक तत्व भी रहता है। तो जड़ों के द्वारा सोख करके तने के माध्यम से कहाँ तक पहुँचाया जाता है? पत्तियों तक। किनको किनको पहुँचाया जाता है बताइए? जल एवं खनिज लवण। खनिज लवण बोल के आप ये बोल सकते हो कि पोषक तत्व जो कि मिट्टी में उपस्थित रहते हैं। तो चलिए अभी कहाँ यहाँ पास थे, पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। यानी कि पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं? रंध्र होते हैं। तो उनके द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसमें प्रवेश करती है। तो देखो अभी दिखाता हूँ, देखो ये यहाँ पास ये पत्ती है, ये पत्ती दिख रही है। तो यहाँ पास ये जो गोला गोला संरचना दिखाई दे रहा है, इनमें बहुत सारी जो पत्तियाँ रहती हैं, तो बहुत सारे छोटे छोटे रंध्र रहते हैं। ये जो स्टोमेटा दिखाई दे रहा है, ये खुला हुआ थोड़ा सा, ये वाला खुला है ना, तो इसी के द्वारा कैसे कौन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है। मतलब कि ये जो रंध्र है, ये रंध्र है ना, ये गैस का आदान प्रदान करता है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा और इसी से ऑक्सीजन निकलेगा, और साथ ही ये जो रंध्र होते हैं ये वाष्पोत्सर्जन में भाग लेते हैं। यानी कि पानी को इसी के माध्यम से छोड़ते हैं ऊपर आसमान में, वायुमंडल में। तो चलिए धीरे धीरे बढ़ते हैं, पहले इधर पास देख लेते हैं। हाँ, तो रंध्र आप जान गए ना, रंध्र को ही स्टोमेटा बोलते हैं। पत्तियों में छोटे छोटे गड्ढे होते हैं जो कि दिखाई नहीं देते ऐसे जनरल, लेकिन होते हैं। वैज्ञानिक लोग जूम करके सब रिसर्च करके पता किए थे। हाँ, जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। तो जैसे अपने अंदर विभिन्न प्रकार के रक्त धमनियाँ होती है ना, आपने देखो ना, जिसे नसी बोलते हैं, नसी जो रक्त को प्रवाहित करती है, वैसे ही ठीक उसी प्रकार पेड़ पौधों में भी कुछ ये इसी तरह छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, पतली पतली छोटी छोटी, जिसके माध्यम से पानी और पोषक तत्व पत्तियों तक जाता है। ठीक है ना। हाँ, ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं सभी तक फैली रहती हैं। फिर पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती है, मतलब कि एक रास्ता प्रदान करती हैं। पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप अध्याय 11 में पढ़ेंगे, है ना। तो उससे पहले थोड़ा सा हम कोशिकाओं के बारे में जान ले रहे हैं। कोशिकाएं, ये कोशिकाएं हैं, तो इधर पास देखते हैं, क्योंकि कोशिका के बारे में जानना जरूरी है। आपने देखा है कि इमारतें ईंटों से बनती हैं, जो घर वगैरह किन से बनते हैं? ईंटों से बनते हैं। हाँ, इसी प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है, यानी जो कोशिका कहलाती है। यानी कि जो हमारा शरीर बना है, इतना बड़ा हम दिख रहे हैं ना, तो अगर इसका छोटा भाग हम देखें कि यह किससे बना है, तो सबसे छोटा भाग क्या कहलाएगा? कोशिका कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कोशिका। प्रत्येक जीव कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जो हम हैं तो हम भी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, जो बकरियां वगैरह हैं वो भी कोशिकाओं से मिलकर बनी है, और जो पेड़ वगैरह है वो भी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, मतलब कि उनमें भी कोशिकाएं पाई जाती हैं। लेकिन जंतु कोशिका और पादप कोशिका में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, मतलब कुछ चीज़ें जंतु कोशिका में पाई जाती हैं और कुछ चीज़ें पादप कोशिका में नहीं पाई जाती। पादप कोशिका मतलब कि पेड़ पौधों की कोशिकाएं, जंतु कोशिका मतलब कि जंतुओं की, यानी कि हम हो गए, जानवर वगैरह हो गए, इन सब की कोशिकाएं।
आप जो हाथ वगैरह ये सब देखते हो ना, ये सब कहाँ से मिलकर बने हैं? अगर छोटी इकाई देखी जाए तो कोशिका है। क्या है? कोशिका। अभी और देखते हैं, कोशिका इस प्रकार से दिखाई देगा। अगर हम और जूम करके देखेंगे हर चीज़ को, चाहे हाथ देख ले, चाहे आँख देख ले, ये सब कहाँ से मिलकर बनी है? कोशिकाओं से मिलकर बनी है। फिर अभी देखते हैं, इधर पास और पढ़ते हैं। हाँ, कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। तो हम डायरेक्ट देख सकते हैं कोशिकाओं को हम डायरेक्ट नहीं देख सकते। जो हम हाथ वगैरह देखते हैं ना, वो तो अंग देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? अंग देख रहे हैं। लेकिन कोशिकाएं जब और जूम करके देखेंगे, खकोर के देखेंगे, है ना, तो जैसे बाल वगैरह में, तो बाल वगैरह में भी कोशिकाएं पाई जाती हैं, लेकिन ऐसे दिखाई थोड़ी दे रही हैं जब उनको और छोटी एकदम जूम करके देखा जाएगा। हाँ, तो क्या सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है कोशिकाओं को? कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं। क्या बोला गया? हाँ, जो हम लोग बने हैं ना, जैसे इंसान वगैरह हैं, तो हम करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं, तब तो हमारा इतना बड़ा शरीर है। लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं जो कि केवल जीव एक कोशिका के बने होते हैं, केवल एक कोशिका की। हाँ, कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो प्रत्येक कोशिका झिल्ली से घिरी रहती है। प्रत्येक कोशिका किससे घिरी रहती है? कोशिका से। सॉरी, क्या हो गया? एक सेकेंड। कहाँ थे? प्रत्येक कोशिका द्वारा घिरी रहती है, जो कि कोशिका झिल्ली कहलाती है। देखो, इसमें केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना होती है, जो कि केंद्रक कहलाती है। केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो देखिए, ये कोशिकाएं दिख रही हैं, ये कोशिका, दो कोशिका, तीन, ये सब दिख रही है ना। अब बीच में जो यहाँ पास दिख रहा है केंद्रक, ये केंद्रक दिख रहा है ना, ये वाला केंद्रक है। ये वाला केंद्रक है, ये वाला बीच में दिख रहा है, सब क्या है? केंद्रक है। सॉरी, ये कुछ गड़बड़ हो जा रहा है।